हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो देखिए, अपना रिवीजन क्लासेस चल रही थी। 5 लेक्चर में आपको ले चुका हूँ। 5 टॉपिक अपन फर्स्ट ग्रेड के कंप्लीट कर चुके हैं। एक और टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, मार्केटिंग। सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। हमने इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ा है। मैंने जो आपके मेन मॉक टेस्ट थे उसमें भी इसमें काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन दिए थे, लेकिन एग्जाम में सीनियर सेकेंडरी लेवल के ही इसमें क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में जब संपूर्ण विश्व में वैश्विक मंदी आई, ग्लोबल डिस्पर्शन आया था 1930 से, तब लोगों को लगा कि हमें मार्केटिंग की जरूरत है। नहीं, उससे पहले लोग इतने मस्त थे कि जो माल बिक गया वो बिकेगा, क्योंकि मंदी का दौर था नहीं। उससे पहले बाजार में जो युग था वो विक्रेता बाजार था। विक्रेता क्रेता को कहते थे कि तुम सावधान रहो, लेट द बायर बी अवेयर, तुमको क्या चाहिए तुम जानो। लेकिन 1930 के बाद से पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। विक्रेता बाजार क्रेता बाजार में बदल गए, और अब ये सिचुएशन हो गई है कि विक्रेता सावधान रहो कि क्रेता की नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके अनुसार ही उत्पाद का निर्माण करें और उसी अकॉर्डिंग आप उनको प्रोडक्ट बेचें। 1950 से सही मायने में मार्केटिंग का श्री गणेश हुआ, जब मार्केटिंग को इन्होंने कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के रूप में बताया कि साहब सिर्फ माल को बेचना विपणन नहीं है, माल का विक्रय करना विपणन नहीं है। आप उपभोक्ताओं के साथ अच्छे संबंध आपके होने चाहिए, दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशन होना चाहिए, जिसे अपन सीआरएम कहते हैं। मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है, बहुत बार आता है। फर्स्ट ग्रेड वालों को तो इतना पसंद है कि बार बार रिपीट करते रहते हैं। मार्केटिंग मिक्स, जिसे अपन कहते हैं विपणन मिश्र। कई बच्चे परिवर्तन मिश्र या संवर्धन मिश्र यानी कि प्रमोशन मिक्स और मार्केटिंग मिक्स को एक ही समझ लेते हैं। ये गलती मत करना। मार्केटिंग मिक्स का कॉन्सेप्ट जेरोम मैकार्थी ने दिया। 4P के नाम से ये कॉन्सेप्ट था। पहला P प्रोडक्ट, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस और चौथा P प्रमोशन। जेरोम मैकार्थी ने ये कहा कि जो भी मार्केटिंग करने वाले लोग हैं उनको प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए। साथ ही साथ कीमत भी उतनी रखनी चाहिए जो उपभोक्ता की पेइंग कैपेसिटी में हो और कंपनी की भी कॉस्ट के अंदर वो एडजस्ट हो सके। कई बार ये देखा गया है कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, रेट भी सही है, लेकिन उपभोक्ता फिर भी उसको नहीं खरीद पा रहे क्योंकि वो उनकी सुविधा स्थान पर उपलब्ध नहीं था। अब आपको सुबह सुबह ब्रेड का पैकेट लाना है तो आप 5 किलोमीटर दूर तो जाएंगे नहीं, जो घर के बाजू में दुकान होगी उससे लेके आ जाएंगे। इससे मार्केटिंग में प्लेस पे भी ध्यान दिया जाता है। और एक होता है बच्चों प्रमोशन। प्रमोशन को हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के रूप में। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, प्राइस भी ठीक है, प्लेस पे अवेलेबल भी है, लेकिन इसकी जानकारी जनता को है ही नहीं, उपभोक्ता को है ही नहीं। तो देखो, बड़े बड़े आजकल एक्टर एक्ट्रेस अपनी फिल्म से पहले उसका प्रमोशन शुरू कर देते हैं। अभी आईपीएल के मैच चल रहे थे तो सब टाटा की कर्व पूरे आईपीएल में दिखाते रहे। ये प्रमोशन एक्टिविटीज हैं, जिसे अपन परिवर्तन कहते हैं, संवर्धन कहते हैं। प्रमोशन में 5 एक्टिविटी आती हैं जिसे हम प्रमोशन मिक्स के नाम से जानते हैं। एक होता है पर्सनल सेलिंग, जिसमें फेस टू फेस होता है, यानी कि विक्रेता और ग्राहक दोनों आमने सामने होते हैं। एक होता है सेल्स प्रमोशन, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें विक्रेता कुछ डिस्काउंट्स, कुछ गिफ्ट, ठीक है, कुछ लुभावने ऑफर लेके आता है शॉर्ट टर्म सेल को बढ़ाने के लिए। एक होता है उस प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाए, सर्विस का विज्ञापन किया जाए। और एक होता है माउथ पब्लिसिटी, जिसे आप प्रचार कहते हो। और एक होता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में जनता के मन में एक फेवरेबल ओपिनियन बनाना। क्या होता है बच्चों, अगर आपने मेरे बारे में कोई नेगेटिव ओपिनियन बना ली तो मेरा जो भी दिया हुआ ज्ञान है वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। एक फिल्म आई थी बाहुबली 2, उसमें बाहुबली ने एक डायलॉग मारा था
कि क्रोध में कही हुई बात भी कड़वी लगती है। तो बहुत सीधी सी बात है, जब तक आपका मन किसी कंपनी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसका कोई प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो कंपनी आजकल ये प्रयास करने लग गई कि जनता के मन में कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में एक फेवरेबल ओपिनियन बने। उसके लिए वो अखबार में विज्ञापन देते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं, बहुत सारी स्कीम्स अपनाते हैं जिनको अपन पब्लिक रिलेशन कहते हैं। तो दोबारा सुन लो बच्चों, मार्केटिंग मिक्स अगर कभी भी आ जाए तो आप नाम दोगे 4P, और प्रमोशन मिक्स आ जाए तो ये 5 पॉइंट इसमें आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आपको कराए। अब हम थोड़ा सा मार्केटिंग का करक समझते हैं। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि साहब विपणन का सार क्या है, विपणन का सार, आखिर मार्केटिंग का सार क्या है, इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि विपणन को आप विक्रय नहीं कह सकते। सेलिंग और मार्केटिंग में फर्क है। सेलिंग तो प्रोडक्ट को बेचना होता है, विपणन का सार है विनिमय। विनिमय, एक्सचेंज, और एक्सचेंज मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। तो विपणन में हमेशा कौन सी गतिविधियां आती हैं? विपणन में विनिमय संबंधी, एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटी जिसमें शामिल है। विपणन में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं प्राइस, यानी कि कस्टमर हमको पेमेंट करता है, बदले में हम उनको कुछ ना कुछ वस्तु या सेवा देते हैं, यही मार्केटिंग है। वन साइडेड एक्टिविटी नहीं होती है कभी भी। अगर आप किसी उपभोक्ता को कोई वस्तु दे रहे हो या सेवा दे रहे हो तो बदले में आप मूल्य लेंगे, और अगर उपभोक्ता आपको मूल्य दे रहा है तो बदले में कोई सेवा या वस्तु आपको देनी है। इसकी परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो दो गुट बटे हुए हैं, एक ट्रेडिशनल जो परंपरागत थी, और एक आज की डेट में जो मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रोफेसर पाइले का नाम खूब आता है फर्स्ट ग्रेड में। पिछले से पिछली बार एग्जाम में बहुत सिंपल सी परिभाषा आई थी कि विपणन में क्रय विक्रय शामिल है। इससे देसी भाषा और क्या होगी कि सेल और परचेज करना मार्केटिंग है। ये आज की डेट में सही नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि विपणन में क्रय विक्रय शामिल है, ये किसने कहा, तो आप आंसर क्या देंगे? प्रोफेसर पाइले। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं छोटा सा कि विपणन का गुरु कौन है? विपणन का गुरु है फिलिप कॉटलर। मैंने तो पूरी फिलिप कॉटलर की बुक पढ़ डाली। जो मेरे यहाँ ऑफलाइन स्टूडेंट आते थे मैंने उनको भी दिखाई थी बुक। बहुत ही शानदार बुक है, लेकिन ये बुक उन्हीं लोगों को पढ़नी चाहिए फिलिप कॉटलर की जिन्होंने पहले मार्केटिंग का बेसिक पढ़ा हुआ है। फिर उसको ये बुक समझ में आएगी तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में गुरु आदमी है। पूरी मार्केटिंग पे R&D कर रखी है भाई ने। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, देखो मैंने बताया ना, मार्केटिंग को आप सेलिंग नहीं कह सकते। सेलिंग में तो क्या होता है, जो माल बन गया उसको बेचो। मार्केटिंग वाले ये कहते हैं कि तुमने बनाया ही क्यों ऐसा माल जो तुमको बेचना पड़ रहा है, तुम मजबूर हो रहे हो उसके लिए। तुम माल बनाने से पहले मार्केट में रिसर्च करते कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, उपभोक्ता चाहता क्या है। तो उत्पादन से पूर्व की क्रिया है, यानी प्रोडक्शन बाद में शुरू होगा, पहले मार्केटिंग रिसर्च करो। और उत्पादन हो गया, माल बिक गया तो इसका मतलब नहीं है कि अपना काम खत्म हो गया। आज की डेट में ये कंसेप्ट बहुत डेवलप हो चुका है कि काट की हांडी एक बार ही चढ़ती है। आपने एक बार किसी ग्राहक को लूट भी लिया तो वो दोबारा थोड़ी आएगा। और रिलेशनशिप मार्केटिंग आज की डेट में तो आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन निभाने हैं ग्राहक के साथ। तो उत्पादन से पूर्व की क्रिया और विक्रय पश्चात सेवाएं दोनों मार्केटिंग में शामिल है। यानी प्रोडक्शन करने से पहले मार्केटिंग की रिसर्च करो और सेल करने के बाद भी उसको सर्विस दो, ये मार्केटिंग में शामिल है। इसका मतलब आपकी बात समझ में आ गई कि हम ये पहले और बाद की एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य है ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि, कि सब मेरा कस्टमर मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये समझ में आ गया कि मार्केटिंग का जो मेन प्राइम ऑब्जेक्ट हमारा है वो है ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि। और मार्केटिंग हम जानवरों के मध्य नहीं करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज के लोगों के साथ ही करते हैं, इसलिए इसको एक सामाजिक क्रिया कहा गया है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि विपणन एक मानवीय क्रिया है, विपणन एक सामाजिक क्रिया है, तो नाम दे देना फिलिप कॉटलर का। कि विपणन को सामाजिक क्रिया किसने कहा, विपणन को मानवीय क्रिया किसने बताया, नाम क्या दोगे? फिलिप कॉटलर। सामाजिक क्रिया कैसे वो समझो। ये जो बेबी मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनियां हैं, ये अपना प्रोडक्ट उनका बेबी मिल्क पाउडर है और वो उसको बेचते हैं, लेकिन उनको ये बात मालूम है कि सब माँ का दूध तो बच्चों के लिए सर्वोत्तम है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। जो भगवान ने बनाया है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। इसलिए ये कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए अपने प्रोडक्ट पे लिखती हैं खुद
खुद अपने प्रोडक्ट पे लिखते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। माँ का दूध है तो पहले वो पिलाओ, अगर किसी माँ की दूध नहीं आ रहा है तो फिर हमारा प्रोडक्ट यूज करो। तो मतलब ये सामाजिक दायित्व देखो। ऐसे सिगरेट बनाने वाली कंपनियां लिखती हैं भाई तंबाकू का सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो भले ही उनकी मजबूरी है कि वो तंबाकू बेच रहे हैं, पर वो आगाह कर रहे हैं। तो ये सामाजिक क्रिया है। फिलिप कॉटलर साहब ने ये बात कही। विपणन की परिभाषाओं को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल परिभाषा जो थी हमने उस पर जब फोकस किया तो हमको एक बात मालूम चली कि वो लोग कस्टमर से संबंधित ही नहीं थे, उनको प्रोडक्ट से मतलब था। क्योंकि वो मार्केटिंग को उस दौरान तक सेलिंग समझते थे कि माल को बेचना। इससे जो ट्रेडिशनल परिभाषाएं जितनी भी थी उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही बातें करी। जैसे प्रोफेसर पायले ने क्या कहा कि सब विपणन क्या है, क्रय और विक्रय है, यानी कि कस्टमर का कहीं नाम ही नहीं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो कि बहुत पुराना है, उसने भी परिभाषा क्या दी कि सब मार्केटिंग क्या होता है, प्रोडक्शन के स्थान से कंज्यूमर के स्थान तक वस्तु को पहुंचाना, वो मार्केटिंग है। कि सब कंज्यूमर तक माल पहुंच जाए, मार्केटिंग है। उन्होंने कहीं उपभोक्ता संतुष्टि की बातें नहीं करी है ट्रेडिशनल डेफिनेशन से। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है वो प्रोडक्ट की बातें नहीं करता, वो कस्टमर की बातें करता है, कंज्यूमर की बातें करता है कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाइड हो। जैसे पॉल मंजूर ने क्या कहा कि सब उपभोक्ता का जीवन स्तर बढ़ाना, उनका लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना मार्केटिंग है। कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि सामने वाले का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। ऐसे हर एक व्यक्ति ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। कुछ काम की परिभाषाएं हैं, इस चैप्टर में आपको परिभाषाएं लर्न करनी पड़ेंगी। मैंने वो ही परिभाषा आपके यहाँ पे ली है जो पूछी जा सकती है, और केवल एक एक लाइन कवर करी है, क्योंकि इससे आपको हिंट मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। प्रोफेसर पायले की तो बातों बातों में अब अच्छे से रट गई होगी आपकी कि विपणन में क्रय विक्रय शामिल है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की भी अब आपको रट गई, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड है कि सब वस्तु या सेवा को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाना मार्केटिंग है। पॉल मंजूर अभी ये मॉडर्न डेफिनेशन में आ गई, ये भी आपके रटने में आ गई कि साहब किसी भी समाज के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना, समाज को लिविंग स्टैंडर्ड प्रदान करना मार्केटिंग है। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक का? तो बच्चों देखो, इस तरीके से कुछ ट्रेडिशनल और आपने मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी। कई लोग ये सोचते हैं कि साहब मार्केटिंग कौन करता है, जिसका बिजनेस है। ऐसा नहीं है। मार्केटिंग व्यापारिक और गैर व्यापारिक वाले भी करते हैं। आजकल देखो, आपने देखा होगा रक्तदान महादान, नेत्रदान महादान, ठीक है, समाज के लिए भला करो, ये सब चीजें क्यों चल रही है? क्योंकि मार्केटिंग गैर व्यापारिक गतिविधियों का भी होता है। विलियम जे स्टेटर ने कहा साहब मार्केटिंग एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें ग्राहक की संतुष्टि को पूरा करने वाले प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए। यानी कि आपको केवल वही प्रोडक्ट बनाना है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। तो देखो, कस्टमर ओरिएंटेड आ गई, समझ जाओ मॉडर्न अप्रोच है। विलियम जे स्टेटर ने भी पूरा जोर दिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। कंडीप स्टील ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब मार्केटिंग भी एक तरह की मैनेजमेंट ही है। मार्केटिंग मैनेजमेंट करके एक टॉपिक बनाया इन्होंने कि जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, नियुक्तिकरण, निर्देशन, वो सारे काम मार्केटिंग में भी होते हैं। तो मार्केटिंग एक मानवीय क्रिया है, फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग एक सामाजिक क्रिया है, फिलिप कॉटलर। मार्केटिंग एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, कंडीप स्टील और गोविनी ने कहा। मार्केटिंग उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुसार प्रोडक्शन करना मार्केटिंग है, किसने कहा? मैकार्थी ने कहा। फिलिप कॉटलर ने कहा कि सामाजिक और मानवीय क्रिया है। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि विपणन का सार क्या है? विपणन का सार क्या है? तो विपणन का सार है विनिमय, यानी कि सेवाओं का, वस्तुओं का आदान प्रदान। क्लियर है यहां तक का? एमजे बेकर ने कहा कि मार्केटिंग एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि साइंस नहीं है। साइंस के तो निश्चित सिद्धांत होते हैं, मार्केटिंग के निश्चित सिद्धांत नहीं है। पर इन्होंने कहा इसमें होना चाहिए, इसे विज्ञान होना चाहिए, इसके भी सिद्धांत होने चाहिए। फिर एक क्वेश्चन आता है कि साहब मार्केटिंग किसका किया जा सकता है? तो आज की डेट में ये बता दो कौन ऐसा है जिसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। इवन मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट और सर्विस तो बहुत दूर रह गए, व्यक्ति का भी मार्केटिंग होती है कि अब की बार मोदी सरकार, मार्केटिंग है। राष्ट्र की भी मार्केटिंग होती है, पधारो हमारे देश। राज्य की भी मार्केटिंग होती है, और तो और धर्म की भी मार्केटिंग होती है, सनातनी बनो, ठीक है। इवन
विचारों की भी मार्केटिंग होती है, जल है तो कल है, ये सब मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग किसकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। क्लियर है। एक टॉपिक आता था मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें तो आपको कुछ ध्यान ही नहीं रखना। कभी भी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ जाए, मैनेजमेंट के जो 5 कार्य हैं वो मार्केटिंग के कार्य के साथ ऐड कर दो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट हो जाता है, यानी कि विपणन कार्य का प्रबंध। जो मार्केटिंग फंक्शन उनका मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपके पढ़े हुए हैं, 5 होते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये मैंने आपको आज एक मार्केटिंग का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको इसकी स्टेप टू स्टेप कंसेप्ट बताता हूं कि ये कैसे धीरे धीरे डेवलप हुई। मार्केटिंग की विचारधारा बोल दो, फिलॉसफी बोल दो, कंसेप्ट बोल दो, अवधारणा बोल दो, एक ही बात है। हम यहाँ पर पूरी हिस्ट्री देखेंगे इसकी कि मार्केटिंग की शुरुआत कैसे हुई, पहले क्या था, आज क्या है। ये बहुत समझने वाली बात है। प्रोफेसर फिलिप कोटलर और आर्मस्ट्रांग ने 5 अवधारणाएं बताई, मैं टोटल आपको 6 बताऊंगा जो एक मॉडर्न अभी और चल रही है। सबसे पहले अवधारणा जो चला करती थी, प्रोडक्शन कंसेप्ट। ये 1900 से लेकर 1930 तक चला। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा कि 1930 से तो मार्केटिंग का श्री गणेश हुआ, क्योंकि वैश्विक मंदी आई। उससे पहले तो साहब विक्रेता राजा थे, क्रेता को कुछ समझते ही नहीं थे। उन्होंने कहा साहब क्रेता वही तो मांगेगा जो उपलब्ध होगा, जो चीज तुमने देखी नहीं इस दुनिया में उसकी डिमांड कैसे करोगे। आज तुम किसी दुकान पे जाके बोलो साहब कोई पैराशूट दे दो जिसमें मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, अभी बना ही नहीं कोई ऐसा, ऐसे कोई ड्रेस बनी ही नहीं है। तो इनकी ये सोच थी कि ग्राहक वही मांगेगा जो उपलब्ध होगा। इसलिए उन्होंने कहा तुम तो प्रोडक्शन करो ज्यादा से ज्यादा, ग्राहक माल अपने आप बिकेगा। डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज्यादा थी। हाँ बस ये प्राइस थोड़ा सा कम रखते थे ताकि माल फटाफट फटाफट बिक जाए, बस कि भाई उनकी पेइंग कैपेसिटी में हो। बाकी ना क्वालिटी पे ध्यान था, ना ग्राहक की इच्छाओं की पूर्ति होती थी, ना उनके अनुसार प्रोडक्शन होता था। तो ये था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें पूरा फोकस इनका प्रोडक्शन पे था। इसके बाद समय बदला और ग्राहक जो है वो प्रोडक्ट में क्वालिटी देखने लग गई। तो नया कंसेप्ट डेवलप हुआ प्रोडक्शन के बाद में, प्रोडक्ट कंसेप्ट। इन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता पर जोर देना शुरू किया। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि साहब अब हम जो बनाएंगे वो नहीं बिकेगा, क्वालिटी वाली चीज बिकेगी, क्योंकि बनाने वाले बहुत लोग हो गए। तो डिमांड से ज्यादा क्या हो गई, सप्लाई हो गई। यहाँ उनको महसूस होने लगा कि अब हमको मार्केटिंग की जरूरत है, पर अभी भी काम चल रहा था कि बढ़िया गुणवत्ता की चीज बना लो बिक जाएगी। 1930 में जब वैश्विक मंदी आई तब श्री गणेश हुआ मार्केटिंग का, लेकिन उस टाइम तक भी सेलिंग कॉन्सेप्ट था। उस टाइम तक भी लोग ये सोचते थे कि गंजे को भी कंगा बेचा जा सकता है, उसको सिर्फ इतना सा समझाओ कि तू ट्राई करता रहे, एक दिन हरियाली होगी। तो साहब वो गंजे को भी कंगा बेच देते थे। ये सेलिंग कॉन्सेप्ट था। इनका पूरा ध्यान सिर्फ माल को बेचने पर था। बेचने के लिए उनको जो भी विज्ञापन करने थे, जो भी उल्टे सिल्टे तरीके लेने थे, सब लेते थे वो। तो बिक्रे तू ये प्रमोशनल एक्टिविटी इनको करनी पड़ती थी, पहले तो ये भी नहीं करते थे। तो इसलिए यहां से मार्केटिंग का श्री गणेश हुआ, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई डिमांड से ज्यादा थी। पर इस स्टेज में भी ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। ये था कि भाई हम ज्यादा विज्ञापन करके, ये करके, वो करके माल तो बेच ही लेंगे। तो सेलिंग कंसेप्ट में चूंकि प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इसलिए मार्केटिंग का श्री गणेश इस कंसेप्ट से माना जाता है। इसके बाद बच्चों असली खेल शुरू हुआ 1950 से। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है सही मायने में कस्टम ओरिएंटेड कंसेप्ट आया। इन्होंने कहा भैया ग्राहक अगर संतुष्ट है तो तुम्हारा भविष्य सेफ है। इसका एक ही फोकस था, ग्राहक की संतुष्टि। और इनका स्तंभ जो था वो यही था कि अगर बाजार में टिके रहना है तो आप पूरे बाजार को संतुष्ट नहीं कर सकते। आज हम भी देखो कॉमर्स वाले ही हैं, हम पूरे मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते। तो हमें पहले हमारा मार्केट को सेलेक्ट करना है, लक्षित बाजार का चयन करना है। जैसे हमने हमारा टारगेट कस्टमर हमारा कौन है, कॉमर्स, हम उसी पे जी जान लगाते हैं और हमारे को कुछ नहीं आता। फिर जैसा ग्राहक चाहता है वैसा प्रोडक्ट बनाओ, तुम्हारे हिसाब से मत बनाओ, ग्राहक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ
और ग्राहक की संतुष्टि पर पूरा ध्यान दो। विपणन अवधारणा जो है वो एक कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है। ये बात किसने कही थी? फिलिप कॉटलर ने। और विपणन का ये जो कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है, इसका जन्म अमेरिकन अर्थव्यवस्था से हुआ था। तो ये थी मार्केटिंग कंसेप्ट। 1990 के बाद से जो आज तक चलता आ रहा है, इन्होंने कहा साहब ग्राहक की संतुष्टि पे ध्यान दे दिया, एग्री। अब आप शराब बना रहे हो, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बना रहे हो, ग्राहक शराब पी के मस्त है, भले ही उसका परिवार बिक जाए, तो ऐसी कैसी संतुष्टि है साहब? इसलिए इन्होंने कहा सामाजिक मूल्यों का भी ध्यान रखो, ग्राहक संतुष्टि के साथ साथ समाज कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करो। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो समाज के हितों के लिए बेकार है, तो वो वार्निंग दे, समझाएं लोगों को, भले ही आपका प्रोडक्ट कम बिके या ज्यादा बिके। तो ये सोशल कंसेप्ट आ गया। अभी बच्चों एक नया टॉपिक जो मैंने आपको जोड़ा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है, पूछा जा सकता है आपसे। एक नई अप्रोच आई, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, समग्र विपणन अवधारणा। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के इन्होंने 4 भाग बनाए, यानी कि 4 पार्ट में इन्होंने कहा मार्केटिंग होती है। अगर आप चाहते हो कि मार्केटिंग हो, तो आज की डेट में जो अप्रोच है वो 4 पार्ट में है। पहला इन्होंने कहा रिलेशनशिप मार्केटिंग। इन्होंने कहा साहब ग्राहकों से आपको दीर्घकालीन संबंध बनाने हैं, तो ग्राहकों के साथ सुदृढ़ संबंध होने चाहिए, उनकी संतुष्टि के साथ आप काम करें। दूसरा इन्होंने कहा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आपने वो मेरे से अभी पढ़ा, जेरोम मैकार्थी का 4P पे ध्यान दें। रॉबर्ट लाल्टन ने 4P के स्थान पर एक नया कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा? 4C। ये सब किस में आते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। एक इन्होंने कहा इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब ये है कि पहले आप अपने विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको अच्छे से ट्रेंड करें कि उनको मार्केटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। देखो LIC कंपनी बुरी नहीं है, पर LIC आज खूब बदनाम हो चुकी है। LIC में जिन्होंने भी पैसा लगाया, आप रिकॉर्ड उठा के देखना, अखबार में भी कल परसों आई थी कि LIC की जिसने भी पॉलिसी ली है 5 साल के बाद या 3 साल के बाद वो बंद करा देता है। 15 साल की पॉलिसी वो नहीं चला पाता, क्योंकि मिस सेलिंग हुई। लोगों ने, एजेंट ने अपने लालच में पॉलिसियां बेच दी उल्टा सुल्टे दावे करके, पर कंपनी ने तो कभी दावा नहीं किया ना। कंपनी गलत नहीं थी, कंपनी तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट बेच रही थी। कंपनी ने कब कहा कि हम आपको 10,000 के 50,000 दे देंगे? पर एजेंट ने कहा। तो LIC यहां चूक गई कि वो अपने एजेंट को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पाई। इसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मार्केटिंग हमेशा सोशल होनी चाहिए, जो आपने अभी पढ़ा कि साहब आप अपने व्यापार की सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और समाज कल्याण के लिए आप काम करेंगे, ये सोशलिस्ट मार्केटिंग कहलाती है। तो ये 4 चीजों को मिलाकर रिलेशनशिप मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग, इन चारों चीजों को मिलाकर कहते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हो कि समग्र विपणन अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है, और ये नाम आते हैं केवल। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ आपको मैंने एक मार्केटिंग का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल टॉपिक है कि विपणन के कितने कार्य हैं। बहुत सारे कार्य हैं साहब, उत्पादन करना, उत्पादन के पश्चात की सेवाएं देना, ठीक है, और प्राइस सेट करना, उपभोक्ता की आवश्यकता की संतुष्टि करना, तो बहुत सारे काम हैं। अब किसने कितने काम बताए और उनकी कौन सी बुक थी, ये आपको रटना है। ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, इकोनॉमिक्स में ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ। उन्होंने मार्केटिंग के 4 काम बताए। A.W. शाह की पुस्तक थी मार्केटिंग, उसमें उन्होंने 5 काम बताए। एडमंड डी मैकगेरी की पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसमें उन्होंने 6 काम बताए। टाउसले, क्लार्क एंड क्लार्क की पुस्तक भी थी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उन्होंने 8 काम बताए। ये थे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आपका, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स यानी कि 4P। 4P के जो भी कंसेप्ट बताए वो किसने बताए? जेरोम मैकार्थी ने। लेकिन मैं आपको यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि 4P यानी कि विपणन मिश्र शब्द की खोज किसने की, 4P के बारे में नहीं पूछेंगे, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4P आता है, ये बात तो जेरोम मैकार्थी ने बताई।
पर मार्केटिंग मिक्स कोई शब्द होता है, इसकी खोज की थी नेल बॉर्डन ने। क्लियर है? और अगर आ जाए कि मार्केटिंग मिक्स में 4P किसने बताया, 4P किसने बताया, तो आप क्या कहोगे? जेरोम मैकार्थी ने 1960 में बताया। ये दो चीजें ध्यान रखना, अगर आप हल्का सा चूक गए तो आंसर गलत हो सकता है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि विपणन मिश्र के 4P के प्रतिपादक कौन थे, तो आंसर दोगे जेरोम मैकार्थी, 1960 में बताया था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि मार्केटिंग मिक्स शब्द किसके द्वारा खोजा गया, तो आप आंसर दोगे नेल बॉर्डन। क्लियर है? 4P, पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्राइस, तीसरा P है प्लेस और चौथा P है प्रमोशन। पूरी स्टडी का पॉइंट अपना यही रहेगा। इसमें से जो प्रमोशन है, प्रमोशन मिक्स मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया। इसमें 5 एक्टिविटी आते हैं: पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन। ये अपन आगे सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद देखो, जैसे जैसे समय बीता, जेरोम मैकार्थी के कंसेप्ट को और थोड़ा मॉडिफाइड करके, मतलब चीजें वही हैं, बस 4P की जगह पर 4C आ गया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी 4P के स्थान पर 4C का कंसेप्ट किसने दिया, तो आंसर क्या दोगे? रॉबर्ट लाटरबॉर्न ने दिया। रॉबर्ट लाटरबॉर्न ने 4P के स्थान पर किसका कंसेप्ट दिया? 4C का। 4P जैसा कि नाम से क्लियर, ये प्रोडक्ट बेस्ड था, यानी कि पूरा ध्यान प्रोडक्ट पे था, और ये कस्टमर बेस्ड है। जैसे कि 4P का पहला P था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो इसका पहला C कर दिया कस्टमर वांट्स एंड नीड। प्रोडक्ट क्या होता है? जो कस्टमर को चाहिए, तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, वो C कर दिया इसको। फिर दूसरा P था प्राइस, प्राइस मतलब क्या? कीमत, जो कस्टमर पे कर सके, तो ये होगी कॉस्ट। फिर तीसरा P था प्लेस, यानी कि स्थान, स्थान वो जहां ग्राहक के लिए सुविधा हो, तो इसको कर दिया कन्वीनियंस। फिर P कर दिया प्रमोशन, कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, तो प्रमोशन का C कर दिया इन्होंने कम्युनिकेशन, कि कस्टमर तक कम्युनिकेशन करो। तो 4P के स्थान पर क्या आया? 4C। अब हम एक एक P को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला P है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट और कुछ नहीं है, एक बंडल है किसी भी ग्राहक की आवश्यकता का, संतुष्टि का, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी सेवा जो उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करे, वो प्रोडक्ट है। वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूर्त अमूर्त हो सकता है। सेवा तो हमेशा ही अमूर्त होती है। ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है, टिकाऊ भी हो सकता है, गैर टिकाऊ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट की कई टाइप्स हैं। प्रोडक्ट का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु सेवा जो उपभोक्ता को संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करे। प्रोडक्ट का कंसेप्ट सबसे पहले मार्केटिंग में दिया था थियोडोर लेविट ने। थियोडोर लेविट ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी मार्केटिंग फॉर बिजनेस ग्रोथ। इसमें उन्होंने प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझाया था। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट, एक होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्लियर है? दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसा कि नाम से क्लियर है, कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब जो उपभोक्ता के कंजम्पशन के लिए हो। कौन उपभोक्ता? अंतिम उपभोक्ता। वो उसको बेचेंगे नहीं, वो उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के काम में नहीं लेंगे, वो खुद के उपभोग के काम में लेंगे, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है। ऐसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होता है? जो किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के काम में आए। तो इसके ग्राहक हमेशा कौन होंगे? उपभोक्ता नहीं होंगे, इसके ग्राहक उद्योग होंगे जो खुद व्यापारी हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में लगे हुए हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, परचेज के एफर्ट्स के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से, कि सब ग्राहक उस माल को खरीदने में कितना प्रयत्न डालेगा। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्राहक ज्यादा टेंशन लेने वाले नहीं है, उनको सुविधा जहां मिलेगी वहां से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो कहलाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। एक होता है मार्केट प्रोडक्ट जो पूरे मार्केट में अवेलेबल है, और एक होता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो यूनिक है। इन सबको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूरेबिलिटी तो नाम से क्लियर है, टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सेवाएं हमेशा क्या होती हैं? ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में आती हैं, क्योंकि टिकाऊ नहीं होती है। सुविधा उत्पाद, कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट का मतलब
जो ग्राहक सुविधाजनक स्थान से प्रोडक्ट को क्रय करे, यानी कि उसके लिए जहां इजी होगा वो वहां से खरीदेगा, वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने वाला नहीं। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग रेगुलर चलती है, जैसे टूथपेस्ट है, साबुन है, बिस्किट्स हैं, दूध है, ये रोज इनकी डिमांड चलती है, रेगुलर इनकी डिमांड चलती है और कंटिन्यूअस इनकी डिमांड बनी रहती है। ये एक तरीके के आपके अनिवार्य उत्पाद की श्रेणी में आते हैं जो आपके जीवन जीने के लिए जरूरी है। अब चूंकि इनकी मांग खूब है, मांग लगातार है, तो लोग क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हैवी कंपटीशन हो जाता है और इनमें विज्ञापन पे भी करना पड़ता है। और ये तभी बिकता है जब इसमें सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी हो। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट, थोड़े बहुत ऑफर आए तो ये प्रोडक्ट ज्यादा बिकना शुरू हो जाता है। तो ये होते हैं आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन इन पे बनते रहते हैं। एक होता है बच्चों मार्केट प्रोडक्ट। देखो आप अपने घर पे टीवी खरीद के लाते हो, फ्रिज खरीद के लाते हो, ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप याद करो आपके घर पे टीवी लास्ट कब आया था, सर 5-6 साल हो गए, यानी कि लगभग 5 साल 10 साल में एक बार खरीद लियो, तो आदमी 4 बार सोच के खरीदेगा, ब्रांड वैल्यू पे ध्यान देगा, क्योंकि ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। इसलिए यहाँ पर क्या है, आपके थोड़े बहुत डिस्काउंट डिस्काउंट के लालच में आपके आप हर कोई प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे, क्योंकि बार बार तो खरीदा नहीं जाता। पहले से आप प्लान करके जाते हो, पूर्व नियोजित करे होता है। इसकी पर यूनिट की कॉस्ट हाई होती है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है, क्योंकि सोचो टीवी बेचने वाली कंपनी रोज कितने टीवी बेचेगी, टूथपेस्ट थोड़ी है जो लोग खूब खरीद रहे हैं, तो उसको उसी में कमाना है। तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट और प्रॉफिट की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पर सेल्समैन का रोल बहुत बड़ा है। जब आप किसी शोरूम पे जाते हो, टीवी का माइंड मेकअप करके गए थे कि एलजी का लेके आऊंगा, पर सेल्समैन ने आपको कन्वीनियंस करके सैमसंग का टिका दिया। तो इसलिए इसमें पर्सनल सेलिंग का रोल बहुत बड़ा है। एक होता है बच्चों स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो होते हैं ये जैसे लाइक ओडी कार, ओडी कार है आपकी, वॉक्सवैगन की कार है, ठीक है, मतलब कुछ यूनिक टाइप के प्रोडक्ट, ये बहुत ही महंगे प्रोडक्ट होते हैं, हर जगह अवेलेबल भी नहीं होते, इनकी बहुत हाई प्राइस होती है, इनकी डिमांड भी बहुत कम होती है और ये कंपनियां चाहती भी नहीं कि बहुत सारी डिमांड हो, पर वो उसको एक ब्रांड बना देती है कि लोगों के दिमाग में आ जाए कि यार ये तो यूनिक है। इससे उनको हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। इसमें सबसे मेन होता है आफ्टर सेल सर्विस, तभी ये प्रोडक्ट बिकेंगे। तो ये मैंने आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट के 3 प्रोडक्ट बता दिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपको जैसे कि पहले ही बता चुका हूं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अन्य वस्तु के उत्पादन में काम में आते हैं। इसमें रॉ मटेरियल आ गया, टूल्स आ गए, मशीनरी आ गई, कैपिटल गुड्स आ गई, रिपेयर मेंटेनेंस के आइटम आ गए, ये सब औद्योगिक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका प्रोडक्ट का एक मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। फिर एक टॉपिक आता है प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, जो प्रोडक्ट मिक्स है इसका मतलब प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें डालनी है आपको। तो प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें डालें साहब, प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट तो पैकिंग की वजह से बिक जाता है, जैसे कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी, पैकिंग बहुत काम की रखती है। कुछ लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो ब्रांड कैसे डेवलप किया जाए। कई लोग कलर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। अभी टाटा नेक्सॉन आ रही है, उसका कलर बहुत काम का है, ऑक्साइड कलर आ रहा है, उस वजह से वो खूब बिक रही है। समझ गए? ऐसे ही प्रोडक्ट की कितनी वेराइटी मुझे मेंटेन करनी है, प्रोडक्ट की साइज क्या होगा, प्रोडक्ट पे लेबलिंग क्या करें, इन सबको मिक्स करके जो हमको डिसीजन लेना होता है वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाता है। एक बच्चों हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो मैं आपको आगे कराऊंगा तब ये डायग्राम काम में लूंगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मानव का जीवन चक्र है कि एक बच्चा पैदा होता है, फिर मार्केट में वो लॉन्च होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, फिर एक दिन उसका लेवल आ जाता है कि अब उसकी ग्रोथ और ज्यादा नहीं होगी, फिर वो बूढ़ा होता है, धीरे धीरे डलना शुरू करता है और एक दिन खत्म हो जाता है। तो जैसे उत्पाद का जीवन चक्र मतलब मानव के जीवन चक्र के समान ही है। जैसे मानव का जीवन चक्र होता है, वैसे कोई भी प्रोडक्ट अमर नहीं होता, अमर होते हैं ब्रांड। प्रोडक्ट आज जो जनता के टेस्ट में है, कल वो टेस्ट से बाहर हो जाएगा। और ये गंठी नुमा आकार का होता है। गंठी में देखो ऐसे
धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, ये एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, जिसको अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट था सबसे पहले किसने दिया था? थियोडोर लेविट ने दिया था। थियोडोर लेविट ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 6 स्टेज बताई कि कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केट में प्रेजेंट होगा, जब वो मार्केट में पहली बार आया तो उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन, फिर उसकी धीरे धीरे मार्केट में एक्सेप्टेंस आएगी, ग्राहक उसको खरीदना शुरू करेंगे, ग्राहक उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, फिर एक दिन मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा कि भाई अब इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, फिर सेचुरेशन आएगा, थोड़ा थोड़ा सा गिरना शुरू होगा, फिर एकदम तेजी से प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होनी शुरू होगी और एक दिन वो बाजार से आउट हो जाएगा। तो थियोडोर लेविट जिन्होंने पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने 6 स्टेज बताई। फिलिप कोटलर ने, देखो इन सब ने क्या घुमा फिरा की यही बातें बोली है। फिलिप कोटलर ने 5 स्टेज बता दी कि पहले प्रोडक्ट को डेवलप किया जाएगा, फिर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर वो धीरे धीरे मार्केट में ग्रोथ करेगा, फिर एक मेच्योरिटी लेवल आ जाएगा, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा। आर्क पेट्रन ने यह परिभाषा दे दी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मानव के जीवन चक्र के समान ही है। ये कथन किसने कहा? आर्क पेट्रन ने कहा। विलियम जे स्टेटन ने ये कुछ स्टेजेस बताई हैं कि साहब कोई भी जो प्रोडक्ट होता है सबसे पहले वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उसकी धीरे धीरे ग्रोथ होती है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल आता है, फिर सैचुरेशन लेवल आ जाता है, फिर वो डिक्लाइन हो जाता है। ऐसे करके विलियम जे स्टेटन ने भी 5 स्टेज बताई। मैं अब इन 5 स्टेज में क्या क्या होता है वो आपको बताने जा रहा हूं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पहला स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इसको इंट्रोडक्शन या प्रेजेंटेशन स्टेज बोल सकते हो, एक ही बात है। जैसा कि नाम से क्लियर है कि कोई भी कंपनी मार्केट में पहली बार अपना प्रोडक्ट लेके आई है। तो देखो, नई नई कंपनी है, नया नया प्रोडक्ट है, मार्केट में कोई इसको जानता नहीं, तो माल पहली बात तो कम बिकेंगे, प्लस ऊपर से प्रमोशनल खर्चे करने पड़ेंगे ताकि लोग जाने, आपको पहचाने, दबा के विज्ञापन करने पड़ेंगे, तो आपको पहली बात तो लाभ होंगे ही नहीं। इस स्टेज में तो आप लाभ की उम्मीद ही मत करो, मार्केट में आपकी एक्सेप्टेंस आ जाए, यही बड़ी बात है। और कोई फील्ड हो, आज हमने भी जब टीचिंग लाइन शुरू करी थी तो हमें कौन जानता था मार्केट में, तो हमने इतनी कम रेट में भी काम किया हुआ है कि सरवाइव करना मुश्किल होता था। मतलब यो अंदर से फीलिंग आती थी कि यार मतलब अपना परिवार पालना हमारे लिए मुश्किल होता था। इस रेटों में भी हमने काम किया हुआ है। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा होता है, या तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होंगे या फिर नो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट के बराबर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सेल बहुत कम होती है और खर्चे बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। इंट्रोडक्शन स्टेज है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, किसी नया नया प्रोडक्ट आया मार्केट में, कंपटीशन होगा क्या? वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट पे। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि बाजार में आप एक यूनिक प्रोडक्ट लेके आ गए जो किसी और के द्वारा बनाया नहीं जा रहा, तो फिर आप मजे लो बाजार के। आप हाई रेट रखो, मलाई उतारो, इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग मेथड, और अच्छा प्रॉफिट कमाओ, तो फिर ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा, फिर वहां पे आप बढ़िया लाभ कमा सकते हो। पर उसके लिए कंडीशन है कि प्रोडक्ट इनोवेटिव हो। और अगर आपका रेगुलर प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया का है वही आपका है, तो कंपटीशन भयंकर मिलेगा आपको, और आप लाभ को तो भूल ही जाओ और कीमत और कम करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद में बच्चों दूसरी स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज। हर एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को इस स्टेज पे लाना चाहता है। इसमें आपकी सेल रैपिड ग्रोथ करेगी, अचानक से बढ़ेगी, लोगों को आपका प्रोडक्ट समझ में आएगा, उत्पाद की ग्राहक द्वारा स्वीकृति होगी, तो आपके लाभ अधिकतम होंगे। आपको कमाते हुए देख के दूसरों के मन में बातें आएंगी कि यार क्यों नहीं मैं भी इस काम को कर लूं, तो नए नए कॉम्पिटिटर की एंट्री होगी। और ये जो प्रमोशन है उसके ऊपर आपको अब ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो चल पड़ा। पर ऐसा नहीं कि बंद कर दोगे प्रमोशन, तो देखो आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी है, टाटा है, जो ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुके हैं, उनको भी करना पड़ रहा है। फिर क्या होता है बच्चों, एक स्टेज आता है आपका मैच्योरिटी और सैचुरेशन स्टेज। आप इसको ऐसे डायग्राम से समझो, ये एक डायग्राम है, जैसा कि मैंने कहा बेल शेप में होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। ये जो स्टेज है ये इंट्रोडक्शन स्टेज थी, ये जो स्टेज चल रही है आपकी यहाँ तक की, ये आपकी ग्रोथ स्टेज थी, और ये जो स्टेज है इसमें 2 स्टेज आ गई।
एक आ गई आपकी मैच्योरिटी, मैच्योरिटी, और एक आ गई सेचुरेशन। अब देखो यहाँ जो ये मिडिल आ रहा है, यानी कि मध्य में आपकी बिक्री स्थिर हो गई, यहाँ पर आपकी बिक्री बढ़ नहीं रही है, लेकिन इस चरण के अंत में, ये अंत है इस चरण का, यहाँ पर आपकी बिक्री गिरना शुरू हो गई, अंत में बिक्री में गिरावट हो गई, और ऊपर से कॉम्पिटिटर खूब आग चुके, क्योंकि आपकी ग्रोथ को देख के बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में एंट्री कर चुके। तो देखो एक तो आपकी बिक्री बढ़ नहीं रही, सेचुरेशन में आपकी बिक्री गिरना शुरू हुई है, ऊपर से कॉम्पिटिटर आ गए, तो आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, क्योंकि आपको कीमतें कम करनी पड़ सकती है। प्लस आप अपने आप को टिके रखना चाहते हो कि कम से कम खत्म नहीं हो, तो आप और प्रमोशन खर्चा करोगे, ठीक है, और आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे कि हमारी सेल कैसे भी करके बढ़े, पर ये एक लेवल आ जाएगा, उसके बाद बढ़ेगी नहीं। और एक आखिरी आता है बच्चों डिक्लाइन और ऑब्सोलेंस स्टेज। अब तुम चाहे अपने कितने ही घोड़े खोल लो, कितना ही प्रमोशन कर लो, और कितना ही दुनिया को समझा लो, पतन का समय आ गया है। तीव्र गति से बिक्री में कमी होगी, हानि में वृद्धि होगी, क्योंकि जब सेल कम होती है तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहती है, तो लॉसेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डीलर भी अब आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि नए कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट चल गए, वो उनकी तरफ चले जाते हैं। तो फिर कंपनी थक हार के अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज को बंद कर देती है कि अब हमें कोई विपणन, कोई संवर्धन गतिविधियां नहीं करनी। ये मैंने एक ग्राफ बना के बताया आपको, ये इंट्रोडक्शन स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी और सेचुरेशन में, या मिडिल तक मैच्योरिटी है, जहाँ थोड़ा सा स्लाइटली सा डाउन होने लगे वो सेचुरेशन है, पूरा गिर रहा है ये डिक्लाइन है, ऑब्सोलेंस है, और यहाँ तो पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी को ले जाओ भैया, प्रोडक्ट में कुछ नहीं रहा, लोग भूल गए कि कोई प्रोडक्ट भी था। ये कहलाता है पीएलसी। किसी भी कंपनी को मार्केट में अगर कोई नया प्रोडक्ट लाना है तो उसकी स्टेजेस क्या है। नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए पहले आप ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट मत बनाओ, बाजार में जाओ, मार्केट रिसर्च करो, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आए हैं उसको एक्सप्लोर करो, उनकी स्क्रूटनी करो, स्क्रीनिंग करो कि मेरे विचार जो है वो सही है, उपभोक्ता उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मार्केट में एक डम्मी टेस्टिंग करके देखो, आपने देखा होगा कोई भी कंपनियां जब नया प्रोडक्ट लाती हैं तो पहले मार्केट में टेस्टिंग फेज चलता है, वो सैंपल के तौर पे एक अपने दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसको फ्री देते हैं, और जब टेस्ट में आपका प्रोडक्ट खरा उतर जाएगी, लोगों को ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, तो कॉमर्शलाइजेशन कर दो। कॉमर्शलाइजेशन मतलब बाजार में उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। इस तरीके से नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। ऐसे बच्चों एक होता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि एक कंपनी की एक प्रोडक्ट लाइन है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, तो उसका एक प्रोडक्ट लाइन हो गया कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक में साहब क्या होता है, जैसे हम तो देखो गाँव के बच्चे हैं, तो हम गाँव में क्या कहते थे साहब, जो काले कलर की कोल्ड ड्रिंक है वो लड़के पीते हैं, जो पीले कलर की कोल्ड ड्रिंक है वो लड़कियां पीती हैं। तो कई लड़कियां जोश में आ जाती थी, ऐसा कुछ जरूरी है क्या, काले कलर की हम भी पी लेंगी, और जोश जोश में पी जाती, फिर वो उनके पता नहीं क्या क्या तकलीफ हो जाती थी। ये सब काम चलता रहता था। एक्चुअली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। कंपनियां क्या करती हैं, अपने एक ही प्रोडक्ट लाइन में अनेक प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का निर्णय लेती है, उसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना, पर इतने ज्यादा भी मत बना देना कि कस्टमर ही कंफ्यूज हो जाए, ऑप्टिमम होना चाहिए। कोई भी कंपनी देख लो आप, कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मिरिंडा हो गया, माजा हो गया, कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, इस टाइप के अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। अब इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी बच्चों, पैकेजिंग के दो लेवल हैं, क्लियर है, बेसिकली तीन लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जैसे आपने टूथपेस्ट तो करी होगी और रोज ही कर रहे होंगे, कुछ बच्चे मेरे जैसे संडे की संडे करते होंगे 6 दिन का एक साथ में। तो टूथपेस्ट जो ट्यूब में आता है, वो ट्यूब में क्यों है, ताकि उस प्रोडक्ट को यूज किया जा सके, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग। फिर वो जो ट्यूब आती है वो एक कवर में आती है, जब आप खरीदने जाते हो उस बॉक्स को आप हटा के फेंक देते हो, वो उसको सुरक्षित रखने के लिए वो सेकेंडरी। और वो सारे बॉक्स एक कार्टून में पैक होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के लिए। तो तीन तरह की पैकेजिंग हो गई। प्राइमरी पैकेजिंग यूज करने में, इसका मतलब डायरेक्ट पैकेजिंग है। सेकेंडरी पैकेजिंग एक एक्स्ट्रा लेयर लगा दिया आपने ताकि वो सुरक्षित रहे। तो बच्चों इसी के साथ आज आपको मैंने प्रोडक्ट का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करा दिया। चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी तो मुझे प्राइस समझाना है आपको, प्लेस समझाना है, प्रमोशन समझाना है, और समय हमारे पास में 1 घंटा ही हमने डिसाइड किया है।
तो मैं इसका पार्ट 2 कल लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो हम मार्केटिंग का पार्ट 2 कल शुरू करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू। राधे राधे।